हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास मलिक ऑफिशियल्स। ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों हमला किया? उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, जबकि ईरान का ये मानना है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी को नोटिस किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत ही अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालांकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बरादर मुल्क हैं, लेकिन फिर भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया की नज़रें इन दोनों ममालिक के ऊपर हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं। ईरान ने किया पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान ने उसका दिया करारा जवाब। इस वीडियो का नाम है पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक और मेरा नाम है जुनेद अकरम। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईरान ने जो हालिया पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये ईरान का तीसरा हमला है इसी हफ्ते किसी सॉवरेन कंट्री पे। पहला हमला उन्होंने इराक में किया, जहां ईरान के बकौल उन्होंने मोसाद के 2 एजेंट्स को टारगेट किया। दूसरा हमला उन्होंने किया सीरिया में उन प्रॉक्सीज के खिलाफ जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रही हैं, और जैसा कि ईरान सीरिया को सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान का कहना था उन्होंने प्रॉक्सीज पे हमला किया। और तीसरा हमला उन्होंने किया पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिला पंजगुर का एक इलाका है जिसको ब्रूम कहा जाता है, और कोहे सब्ज के नाम से ये जगह मशहूर है, जहां पे रॉकेट दागे गए, जहां पे 2 बच्चियां शहीद हुई और 1 खातून जख्मी हुई। ये वजह क्या बनी, इसको हम थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे। 15 दिसंबर, जिस वाक़े को इतना मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा, 15 दिसंबर को ईरान की साइड जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये एक पूरा जो एरिया है, इसको समझना पड़ेगा, ये एक स्मगलिंग रूट है। अब यहाँ पे आए दिन झड़पें होती हैं स्मगलर्स की, पुलिस के साथ, फ्रंटियर कोर के साथ, रेंजर्स के साथ, ईरानी फौज के साथ, इनके आपस में कशीदगी चलती रहती है। 15 दिसंबर को हमला होता है सिस्तान बलूचिस्तान में, जहां पे ईरान के 11 पुलिस एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब ईरान चाहता था इसकी रिटेलिएशन। खित्ते में अगर देखें तो पहले ही कई जगह पे जंग का मार्का लगा हुआ है। गजा और इसराइल का मामला 5 अक्टूबर से वैसे ही जारी है। हुतीज ने जो है कार्गो शिप्स पे जब हमला किया तो यूएस और यूके भी एंटर हो गया सऊदी बॉर्डर के करीब, और वो यमन के अंदर हुतीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान ने थोड़ा सा फील किया लेफ्ट आउट, और वो अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं और मुझ तक कोई ना आए, तो जरा मैं इराक पे हमला कर दूं, सीरिया पे कर दूं, और ये पाकिस्तान, ये तो वैसे ही भूखे नंगे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो 2-4 रॉकेट यहां भी दाग देते हैं, क्या ही कर लेंगे। लेकिन इन्होंने शायद पाकिस्तान को हल्का लिया और पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करने में देर नहीं लगाता। थोड़ा सोचा गया इस बारे में, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। IRGC जो पासदाराने इनकलाब कहलाती है, जो कि आप समझ लें कि ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने मिस कैलकुलेशन की और सोचा कि अगर पाकिस्तान पे भी हम हमला कर दें तो हमें कोई वहां से रिटेलिएशन नहीं आएगी और खित्ते में जरा हमारा एक नाम हो जाएगा। 17 जनवरी को जिस दिन ईरान पाकिस्तान पे हमला करता है, इत्तेफाक से भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तेहरान में मौजूद होते हैं, और उनका बयान आता है कि इंडिया अंडरस्टैंड्स एक्शंस टेकन इन सेल्फ डिफेंस। अगर वो खुल के इसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी तरह उन्होंने थपकी दी ईरान को कि ठीक किया जो किया। अच्छा, ईरान ने जिस आउटफिट को टारगेट करना चाहा, जैश उल अदल, उसकी कोई सबूत फराहम नहीं किए कि हमने कितने दहशतगर्दों को मारा है या क्या किया है। हालांकि जैश अदल जो है अफगानिस्तान से ज्यादा करीब है, अफगानिस्तान में उनके हाइड आउट्स काफी मौजूद है, लेकिन ईरान ने उस तरफ हमला नहीं किया और पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के एक बयान जारी कर दिया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होने का सबूत दिया। प्रेशर बहुत था, ट्विटर भरा पड़ा था कि मारो रॉकेट, यहां से हमला कर दो, एयरफोर्स भेज दो, लेकिन एक जिम्मेदार रियासत कभी भी जल्दबाजी का फैसला नहीं करती। पाकिस्तानी स्टेट ने पहले सॉफ्ट पावर टूल इस्तेमाल करते हुए बार्टर ट्रेड को बंद किया, और ईरान का सफीर जो कि पहले ही मुल्क से बाहर थे, उनको नहीं आने दिया और अपना सफारती अमला पाकिस्तान वापस बुला लिया। और इस दौरान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो मिलिट्री इदारे हैं, वो बाकायदा इस चीज में इन्वॉल्व थे, मीटिंग्स कर रहे थे, मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, इंटेलिजेंस गैदर की जा रही थी कि इसका जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी फौज और दुनिया की 5वीं एटमी कुव्वत है, और किसी भी एटमी ताकत को कोई भी जब चाहे ऐसे रॉकेट मार के जाए तो जग हंसाई होती है, दुनिया में आपका मजाक बनता है। हमें भी दुनिया को मुंह देना होता है, हमें भी दुनिया को जवाब देना होता है। हमारी भी भले जेब में
पैसे नहीं है, दुनिया में एक ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया हमारे हिसाब से आगे पीछे फैसले करती है, तो हमें इसका जवाब देना जरूरी था। सो सबसे पहले ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस को प्लेस किया गया, क्योंकि होता यह है कि जब भी कहीं हमला किया जाता है तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका फुटप्रिंट वहां मौजूद हो, जो इन वाकयात की तस्वीर खींच सके, फुटेज ले सके, ताकि आप दुनिया को दिखा सके। वरना गुजरे पास में देखा है कि दुनिया क्लेम करते कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा के फेंक दिया, जो कि कभी इन्वॉल्व था ही नहीं। तो इसलिए आपको ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो 3 डिफरेंट लोकेशंस पे जहां पे BLA और BLF के सेपरेटिस्ट मूवमेंट के मेंबर्स हाइड आउट लिए हुए थे, शामसर, हंग और सरावान, वहां पे मल्टीपल अटैक्स किए गए, जिसमें शामिल था MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसमें शामिल था किलर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस, और इसके साथ 7 डिफरेंट हमले किए गए। और जैसे ही हमले हुए, उन हाइड आउट्स की और जिन लोगों पे अटैक किया उनकी बाकायदा तस्वीरें ली गई और वो जारी की गई, जो कि इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान का सबूत है कि उन्होंने हमले करके जो है टारगेट अचीव किया। अनलाइक ईरान, जिसने रैंडम रॉकेट छोड़े, बच्चियों को शहीद किया और किसी किस्म का कोई सबूत फराहम नहीं किया। अब इसमें एक बात जानने की जरूरत है कि ये सुन्नी शिया जंग नहीं है, ये 2 स्टेट्स, 2 मुल्कों की जंग है। मुल्क का ना कोई रिलीजन होता है, ना उसका कोई मसलक होता है। पाकिस्तान और भारत की भी जब जंग हुई है तो वो मुसलमान हिंदू की जंग नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में आबाद है। ये स्टेट की जंग होती है। तो प्लीज इसको किसी भी किस्म का मसलकी रंग ना दें। और पाकिस्तान में मौजूद जो शिया बरादरी है वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करती है जितना कोई और पाकिस्तानी करता है। तो प्लीज इसको मसलकी इशू ना बनाए। अब हुआ ये कि ईरान ने हमला किया, आगे से पाकिस्तान ने हमला किया, स्कोर हो गया 1-1, दोनों आ गए बराबरी की टेबल पे। अब होगी बातचीत कि भाई करना क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से हमला हो और आप चुप करके बैठ जाओ और आप ट्विटर पे लोगों से गालियां खाते रहें और फिर आपका सर नीचा रहता है। तो आप भले जितने भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, आपको आई टू आई बात करनी होती है, नजरों में नजरें डाल के बात करनी होती है। दुनिया में अगर अपना मकाम मेंटेन रखना है तो आपको स्कोर लेवल करना होता है। अब इससे खित्ते में यह हुआ कि चाइना भी एक्शन में आ गया, सऊदी अरेबिया, टर्की, सब जो है पाकिस्तान की साइड में हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की फेवर में बयानात जारी किए हैं। तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस खित्ते में बड़ी हो गई है। बाज़ारा ने इनकलाब यानी IRGC की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेटेड एफर्ट की वजह से ईरान को ग्लोबल एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। और 1988 की ईरान इराक वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है कि ईरान के अंदर हमला किया गया हो। लेकिन बात इवेंचुअली आती है टेबल टॉक की तरफ। ईरान को अब इस बॉर्डर पे भी, जहां से उसको पहले बहुत सुकून था, अब शायद आर्मी लगानी पड़े। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी 2 साइड से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार है, हॉस्टाइल नेबर्स का शिकार है, पाकिस्तान तीसरा बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उन 2 बॉर्डर्स को भी एक मैसेज देने की बहुत जरूरत थी कि अगर आपकी तरफ से भी किसी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो आपको भी इसी तरह जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी था। ईरान एक लॉन्ग टर्म सैंक्शंस का पहले ही शिकार है, पाकिस्तान भी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है। दोनों जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब देने से कासिर है। अगर एक थप्पड़ सामने से आएगा तो एक थप्पड़ इधर से भी आएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? इंडिया इस हमले को किस तरह देख रहा है? ग्लोबली इसके क्या असरात हो सकते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। वो तमाम लोग जिनको पहले ईरान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता होगा, आई होप उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो IRGC है, उन जो इरानियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, उनकी तरफ से आई थिंक काफ़ी मिसकैलकुलेशन हो गई थी। जैसा भी इस वीडियो में बताया गया है कि उन्होंने समझा था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और उसकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भरपूर तरीके से जवाब भी दिया है, वन ऑन वन जवाब दिया है। और दूसरी बात ये कि इसमें 2 बच्चों का कत्ल भी हुआ है, जो कि बेगुनाह मारे गए हैं। उनका कोई कसूर नहीं था, छोटे-छोटे मासूम बच्चे थे जो कि इस हादसे में मारे गए हैं। जो दूसरे ममालिक हैं, जो भी हमारे इर्द-गिर्द की कंट्रीज़ हैं, वाक़ई उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया है और हमने इसके बारे में सोचा नहीं है और फ़ौरन ही रिटेलिएट किया है, तो ये बाकी जो हमारे बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको एक मैसेज देना ज़रूरी होता है। इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि इस वीडियो में भी बताया गया है कि ये कोई इस्लामिक वॉर नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम या शिया सुन्नी, इस तरह की कोई मतलब जंग नहीं है। ये
2 मुल्कों की जंग होती है आपस में। जब भी कभी कोई ममालिक आपस में इस तरह का कोई एक्ट करते हैं या कोई एक मुल्क की तरफ से कोई पहला हमला होता है और दूसरा मुल्क उसका जवाब में रिटेलिएशन करता है, जवाबी वार करता है, तो ये 2 मुल्कों को काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये सुन्नी और शिया या हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मुल्कों के लेवल पे मतलब कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट होता है, एक स्टेक होता है, जिसकी वजह से इसका जवाब देना बनता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका की जंग जारी रही है, लेकिन अमेरिका को क्या हासिल हुआ है? इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। जंग से कभी भी खामोशी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। जंग से कभी भी किसी का फ़ायदा, कोई भला नहीं होता है। जंग आपको मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जाती है। आप देखें, जब भी कभी कोई मुल्क किसी दूसरे ममालिक पे जंग करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों का होता है जो हथियार बेचते हैं, जो टैंक्स बनाते हैं, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जिन लोगों के पास जो हथियार बनाने वाली कंपनीज़ हैं। उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है? और जंग हमेशा इंसान को तबाही की तरफ, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की तबाही की तरफ लेके जाती है। इससे दोनों ममालिक के आपस में जो ट्रेड लिंक्स होते हैं, जो तजारती रास्ते होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। मुल्कों में बहुत सारी इकोनॉमिकल सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। मुल्क मुख्तलिफ़ तरीके से मतलब महँगाई का शिकार होते हैं। कोई मुल्क अगर किसी दूसरे कंट्री से तेल ले रहा है या फूड की कोई अशियाएँ खुरदनोश मतलब दूसरे ममालिक से आती हैं, तो वो बंद हो जाती हैं। इवन कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब दूसरे कंट्रीज़ के लिए वीज़ाज़ लेकर जाना चाहते हैं, उन ट्राइज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि अभी चंद दिनों पहले जैसे कि कनाडा में एक किसी सिख का कत्ल हुआ था। आपको याद होगा तो उसमें क्या हुआ, उसमें कनाडा ने इंडियन के जो सफ़ीर हो उसको भी वापस भेज दिया। इंडिया के साथ अपने तमाम तर सफ़ारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। इवन कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया था। उनके वीज़ाज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। वो वीज़ा नहीं हासिल कर पा रहे थे कनाडा का। कोई फैमिली से मिलने जा रहा होता है, कोई विज़िट के लिए जा रहा होता है। कोई अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मतलब बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। तो ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे तो इन चीज़ों का मतलब सामना नहीं होता है, लेकिन लोअर लेवल पे जो अवाम है, जो लोग हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि गज़ा और इसराइल के अंदर जो जंग की सूरत-हाल है, उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे मासूम बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। खुराक की सहूलत नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। अब तक जो मैंने नोटिस किया देखिए मेरे पास तमाम चीज़ों का इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ मैं जानता हूँ, अपने नॉलेज से मैं इतना बता सकता हूँ कि जंग से कभी किसी का भला नहीं होता है। जंग कभी भी किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाती, वो मज़ीद तबाही की तरफ आपको लेकर जाती है। जैसे कि अभी इस हमले में 2 बच्चियाँ शहीद हो चुकी हैं। ये एक ऐसा मुल्क जो एक न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक हथियार रखता है, उस मुल्क के साथ अगर इस तरह की जंग करना तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? ज़ाहिर-सी बात है इसके असरात सिर्फ़ लोअर लेवल तक नहीं होंगे, इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। मुल्क लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग जिनके पास ये पावर है, वो लोग जो डिसीजंस मेकर हैं, वो लोग जो हुकूमतें बनाते हैं, आई थिंक उनको इस बारे में इंतहाई सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए कि उनका एक कदम, एक गलत कदम, एक मिसकैलकुलेशन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाते हैं। तो उसमें सिर्फ़ वो लोग ही नहीं शामिल होंगे बल्कि उनके जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, उनको इन तमाम हालात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान और ईरान की मिलिट्री कितनी मज़बूत है, उनका क्या कंपैरिज़न है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर दिखाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।